1947 के जून महीने में यह तय हो गया था कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत के अफसर भारत छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद गोवा और दादर नगर हवेली में पुर्तगाली डटे रहे। फ्रांसीसी भी साउथ इंडिया के पौंडीचेरी और पश्चिम बंगाल के चंदन नगर में कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं हुए। दूर दूर तक इनके जाने की सुबगाहट भी दिख नहीं रही थी। तब 15 अगस्त 1947 का दिन आया। भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली और देश जश्न में डूब गया। चंदन नगर में रह रहे लोगों ने भी तिरंगा फहराकर जश्न मनाया। चंदन नगर में इकट्ठी भीड़ ने आज़ादी का ऐसा उत्साह जगाया कि उन्होंने फ्रांसीसियों के कई कार्यालयों पर कब्जा भी किया। हालांकि बाद में फ्रांसीसियों को उन्हें ये कार्यालय सौंप भी दिए गए। लेकिन इस घटना से चंदन नगर में आज़ादी की चिंगारी सुलग चुकी थी। आए दिन वहाँ लोग फ्रांसीसियों के आगे नई नई मुसीबत खड़ी कर देते। थक हार कर आखिर 1.5 साल बाद जून 1949 में फ्रांसीसी चंदन नगर में जनमत संग्रह करवाने को तैयार हुए। नतीजा भारत में विलय के पक्ष में आया और मई 1950 को फ्रांसीसियों ने चंदन नगर को भारत सरकार के हवाले किया। लेकिन पौंडीचेरी में उनका कब्जा भी बरकरार था। फ्रांस की तत्कालीन सरकार का साफ संदेश था कि पौंडीचेरी पर कोई बात नहीं होगी। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस घटना के 4 साल बाद ही फ्रांसीसी पौंडीचेरी छोड़ने को तैयार हुए? पौंडीचेरी की आज़ादी का वो नायक कौन था जिसने फ्रांस की सरकार की नकेल कस दी और जिसके चलते वहां की सरकार को पौंडीचेरी छोड़ने को मजबूर होना पड़ा? और पौंडीचेरी की आज़ादी के आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी की क्या भूमिका थी, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 16 अगस्त है और आज हम बात करेंगे पौंडीचेरी की आज़ादी के बारे में। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. शुरुआत से पहले एक काम की जानकारी आपको दे देते हैं। इतिहास में अगर दिलचस्पी रखते हैं तो आपको एक किताब का नाम बताते हैं, अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया। इस नाम की ऑडियो बुक आपको मिल जाएगी कुकू एफएम ऐप पर। साथ ही कुकू एफएम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं और पहले 500 लोगों में से होते हैं तो 50% की छूट ले सकते हैं, बशर्ते आप एक छोटा सा कोड डालें LT50। वापस लौटते हैं किस्से पर। पौंडीचेरी के बात 1665 के आसपास की है। डच और पुर्तगालियों के भारत में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए फ्रांसीसियों ने भारत की ओर रुख किया। एक फ्रांसीसी अधिकारी फ्रैंक कैरो ने भारत के विभिन्न हिस्सों का मुआयना किया। तय हुआ कि कंपनी अपने व्यापार की शुरुआत सूरत से करेगी। 1668 में फ्रांसीसियों ने सूरत में पहले व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। फिर उन्होंने पौंडीचेरी का रुख किया। 1673 में बीजापुर के सुल्तान के सूबेदार शेर खान लोधी ने उन्हें व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए पौंडीचेरी दिया। पौंडीचेरी की भौगोलिक स्थिति देखकर डच और ब्रिटिश अधिकारियों की भी नजर इस पर पड़ी। अगले करीब 150 साल के दौरान कई बार ये इलाका अंग्रेजों के हाथ भी आया। अंत में यानी 1816 में आखिरकार फ्रांसीसियों को ही मिल गया। फ्रांसीसियों ने इसके आसपास के यनम, माहे और कराईकल पर भी अपना कब्जा जमाया। फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी में अपना महत्वपूर्ण नौसेना अड्डा बनाया, जहां से इंडो चीन देशों में अपना वर्चस्व कायम करते थे, वो साउथ ईस्ट एशिया। पौंडीचेरी के वस्त्र उद्योग का फ्रांस की अर्थव्यवस्था में भी अहम योगदान था। फ्रांसीसी भारत यानी पौंडीचेरी से फ्रांस को 1949 तक सालाना $1,95,000 की कमाई होती थी। उस वक्त के एक्सचेंज के रेट हिसाब से बहुत बड़ी रकम है। लेकिन यहाँ के कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूरों की हालत बहुत खराब थी। अधिकतर मजदूर दलित समुदाय से थे और अनपढ़ भी थे बेचारे। फ्रांसीसी व्यापारी उनसे सप्ताह में 6 दिन 11-11 घंटे और 7वें दिन 6 घंटे काम करवाते थे। मासिक वेतन 10 आने से लेकर ₹1 मिलता था। हालांकि फ्रांसीसी इलाका होने के चलते पौंडीचेरी से भारतीय क्रांतिकारियों को फायदा भी था। उनके लिए यह अंग्रेज सरकार से बचने की एक सुरक्षित जगह थी, क्योंकि जुरिस्डिक्शन चेंज होता था। 1908 की बात है। उन दिनों दक्षिण भारत में क्रांतिकारी और लेखक सुब्रमण्यम भारती ब्रिटिश अधिकारियों के निशाने पर थे। पढ़ने लिखने वाले लोग ब्रिटिश लोगों को भी पसंद नहीं थे। वो मद्रास से भागकर पौंडीचेरी आ गए और वहां से उन्होंने इंडिया नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया, जिसका वितरण ब्रिटिश भारत के साथ ही पौंडीचेरी में भी होता था। 1910 में एक और आंदोलनकारी VVS अय्यर भी पौंडीचेरी आए। इन दोनों का पौंडीचेरी के मजदूर आंदोलन से कोई सीधा लेना देना नहीं था, लेकिन इनके द्वारा लिखे हुए लेखों के चर्चे पौंडीचेरी में भी हुए। बुरी तरह शोषण का शिकार पौंडीचेरी के मजदूरों के कानों तक भी क्रांति की आवाजें पहुंचने लगी। आखिरकार 1910 में पौंडीचेरी में श्रमिक आंदोलन का बिगुल बजता है। यहाँ की सवाना कपड़ा मिल के मजदूरों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर एक हड़ताल शुरू की, लेकिन फ्रांसीसियों ने इसे पुलिसिया दमन से कुचल दिया। यूरोपियंस को हम लोग कभी भी इंसान लगते नहीं थे।
1927-28 तक लगभग ऐसा ही चलता रहा, लेकिन मजदूरों को उनके अधिकार नहीं मिल पाए। 1928 में जब पांडिचेरी के एक हिस्से में सब चल रहा था तो उसी पांडिचेरी में एक 17 साल का लड़का पंडित नेहरू, महात्मा गांधी और रूसी क्रांति से जुड़े लेखों को पढ़ने के लिए मद्रास तक चला आता। इस सब से उससे कम उम्र में ही नई दृष्टि मिल गई। आलम यह था कि 10वीं कक्षा में ही उसने पांडिचेरी के कालवे कॉलेज में पढ़ाई की सही व्यवस्था न होने पर विद्यार्थी आंदोलन खड़ा कर दिया था, और इस लड़के का नाम था वरदराजुलु सुबैया, जिसे लोग वी सुबैया बुलाते थे। स्कूल का आंदोलन 3 महीने चला और खत्म होने पर सुबैया को 6 महीने के लिए कॉलेज से निकाला गया। 10वीं की परीक्षा पास कर नौकरी की तलाश में सुबैया मद्रास की ओर चले, लेकिन क्रांति की किताबें पढ़ने वालों का मन नौकरी में कहाँ लगता। मद्रास में वह आज़ादी के आंदोलन में जाने लगे। इस दौरान उनकी मुलाकात मद्रास के बड़े कम्युनिस्ट नेता आमिर हैदर खान से हुई, जिन्हें ब्रिटिश सरकार काफ़ी अरसे से खोज रही थी। आमिर हैदर खान देश के कई मजदूर आंदोलनों में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। 1933 में सुबैया मद्रास से वापस पांडिचेरी आ गए। उन्होंने फ्रांसीसियों की मिलों में जाकर मजदूरों की हालत देखी और उन्हें न्याय दिलाने के लिए कमर कसी। उन्होंने महात्मा गांधी के हरिजन सेवक संघ की एक शाखा पांडिचेरी में भी खोली और इससे दलितों और मजदूरों को जोड़ा। सुदंतीरम नाम की एक मासिक पत्रिका भी निकाली, जिसका मकसद एक ही था, मजदूरों को जगाना। 14 फरवरी सन 1935 को वी सुबैया ने पांडिचेरी की सवाना मिल में मजदूरों की हड़ताल का ऐलान किया। मांग रखी कि कम से कम काम के 10 घंटे तय कर दिए जाएं, बाल मजदूरी बैन हो जाए और दैनिक वेतन 3 आने से बढ़ाकर 6 आने किया जाए। गर्भवती महिलाओं को आधे महीने का वेतन और छुट्टी मिले। ये एक जबरदस्त आंदोलन था। 84 दिनों तक हड़ताल चली और आखिरकार मजदूरों की मांगे माननी पड़ी। आंदोलन सफल हुआ और इसका पूरा क्रेडिट वी सुबैया को गया। उनका कद बढ़ चुका था इसके बाद, और पांडिचेरी के दलितों और मजदूरों के लिए अब वो बन गए थे एक मसीहा। इसके बाद उन्होंने एक मांग उठाई और कि पांडिचेरी में मजदूरों को ट्रेड यूनियन बनाने का भी अधिकार मिले, लेकिन ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार दिया नहीं गया। वी सुबैया हार नहीं मानते। 1936 के जुलाई महीने में पांडिचेरी में ऐतिहासिक मजदूर आंदोलन खड़ा करते हैं इसके खिलाफ। पांडिचेरी की 3 बड़ी मिलें रोडिये, सवाना और एली के मिल मजदूर हड़ताल पर बैठ जाते हैं। 29 जुलाई को सुबैया ने इन मजदूरों के सामने एक जोशीला भाषण दिया था। फ्रांसीसियों ने पुलिस बुलाई और गोलियां चलवा दी। 12 मजदूर मारे गए। गुस्से में मजदूरों ने सवाना मिल को आग लगा दी। सुबैया किस तरह बच गए, लेकिन यह घटना भारत सहित दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियां बनी। फ्रांस के प्रधानमंत्री से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की गई और मद्रास में बड़ी बड़ी विरोध सभाएं की गईं। इस मुद्दे को फ्रेंच संसद में फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी ने उठाया। फ्रांस की पॉपुलर फ्रंट की सरकार ने तुरंत हस्तक्षेप किया। फ्रांसीसी सरकार ने सुबैया को मिलने बुलाया। बताया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू से सलाह लेकर सुबैया पेरिस गए और फ्रांस सरकार से कई मांगे मनवाई। पांडिचेरी में ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार मिला। साथ ही भारत ही नहीं बल्कि एशिया में भी पांडिचेरी ऐसी जगह बनी जहां के मजदूरों के लिए 8 घंटे का नियम बना काम का। आज भी सुबैया पांडिचेरी के सबसे बड़े नेता बन चुके थे। वहां की जनता उनके एक इशारे पर भी कुछ करने को तैयार थी, कुछ भी। वी सुबैया की नजर पांडिचेरी को आजादी दिलाने पर भी पड़ी। इधर वे रणनीति बना ही रहे थे कि 14 अप्रैल 1938 को फ्रांस में सत्ता परिवर्तन हुआ। नई सरकार के फरमान पर पांडिचेरी में हर तरह की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पुलिस ने सुबैया समेत सभी बड़े मजदूर नेताओं को गिरफ्तार किया, जेल में डाला। आजादी का आंदोलन शुरू होने से पहले ही दम तोड़ने लगा। अगले 4 साल यानी 1942 तक वी सुबैया जेल में ही रहे। सुबैया जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने पांडिचेरी की कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। फ्रांसीसी पांडिचेरी में कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अप्रैल 1944 में सुबैया को पांडिचेरी से कर दिया निष्कासित और सितंबर 1945 में विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उन्होंने पांडिचेरी में वापस उन्हें आने की अनुमति दी। उधर भारत में लगभग तय था कि कुछ महीनों में उसे ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिल जाएगी। सुबैया ने भी हुंकार भरी और 1946 में पांडिचेरी के हर दल और संगठन के नेताओं को बुलाया। उनमें आज़ादी के लिए जोश भरा और सभी के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चे का गठन किया। साथ ही ये घोषणा कर दी कि पांडिचेरी के लोग अब फ्रांस की गुलामी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद होते ही पांडिचेरी में भी बड़े आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी। उधर इसी समय बंगाल के चंदन नगर में फ्रांसीसी वापसी तय हो चुकी थी। फ्रांसीसी किसी भी कीमत पर पांडिचेरी खोना नहीं चाहते थे, एक जगह से भगा दिए गए थे। जनवरी 1950 में उन्होंने पुलिस को पांडिचेरी की सड़कों पर उतारा। सुबैया के खिलाफ फ्रांसीसी सरकार ने गिरफ्तारी का वारंट इशू कर दिया। कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं को पकड़ा जाने लगा। सुबैया के घर को, जो कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यालय भी होता था, जला दिया गया।
और सुबैया अंडरग्राउंड होने को मजबूर हुए। जब चंदन नगर का विलय भारत में आखिर हो ही गया, उसके कई महीनों बाद 1952 में सुबैया के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश वापस ले लिया गया। सुबैया के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चे ने आज़ादी के लिए कई बड़े बड़े प्रदर्शन किए। बताया जाता है कि इस दौरान सुबैया कई बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति से मिलने दिल्ली भी आए। उनकी सलाह पर उन्होंने पांडिचेरी के गांव-गांव में आंदोलन फैलाया। पांडिचेरी की कम्युनिस्ट पार्टी ने सशस्त्र वॉलंटियर दस्ते भी तब बनाए थे। कई पूर्व सैनिकों की देखरेख में भारत में पांडिचेरी की सीमा पर इन्हें ट्रेनिंग दी गई। 7 अप्रैल 1954 को कम्युनिस्ट पार्टी ने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की। ये पांडिचेरी का डायरेक्ट एक्शन है। इसी दिन फ्रांसीसियों से कम्युनिस्ट पार्टी ने तिरुभुवानी नाम के इलाके को खाली भी करा लिया, आज़ाद घोषित कर दिया। यहाँ पुलिस से हथियार छीनकर थाने पर राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया गया। देखते ही देखते इसी तरह कई इलाके आज़ाद कराए गए। अब ये सब जब होने लगा, तब बात फ्रांसीसियों के हाथ से उनको निकलती दिखी, तो आखिरकार उन्होंने वियतनाम युद्ध से लौटे अपने सैनिकों को मैदान में उतारा ही। पांडिचेरी की सड़कें इसके बाद सैनिकों से पट गई। 7 अप्रैल की इस घटना के बाद भारत, फ्रांस और पांडिचेरी के संगठनों की कई बैठकें हुई, जिनमें तय हुआ कि आज़ादी का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। 3 महीने बाद 9 अगस्त 1954 को वी सुबैया के नेतृत्व में सभी दलों ने पूरे पांडिचेरी में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की और फ्रांस को तत्काल पांडिचेरी छोड़ने को कहा। उधर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी फ्रांस पर दबाव बना रहे थे और आखिरकार 13 अक्टूबर 1954 को फ्रांस के तत्कालीन प्रधानमंत्री पियरे मेंडेस फ्रांस से झुके और शांतिपूर्ण तरीके से पांडिचेरी सौंपने को तैयार हुए। 18 अक्टूबर 1954 को पांडिचेरी में 168 म्युनिसिपल काउंसिलर्स और असेंबली प्रतिनिधियों में से 170 ने भारत के साथ विलय के पक्ष में मतदान किया, एक तरह का जनमत संग्रह। 1 नवंबर 1954 को पांडिचेरी और उससे सटे यनम, माहे और कराईकल इलाकों का भी भारत में विलय हो गया। मई 1956 में दोनों देशों द्वारा एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए विधिवत, जिसमें फ्रांस ने भारत को अपने कब्जे वाले क्षेत्रों को सौंपने की बात लिखी। मई 1962 में फ्रांसीसी संसद ने इस पर अपनी मोहर लगाई और आज ही के दिन यानी 16 अगस्त 1962 को फ्रांस ने अपनी संसद की मोहर वाले दस्तावेज भारत को सौंपे। इसी के साथ पांडिचेरी आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा हुआ। इसी के साथ तारीख का आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इसे लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था आपके लिए हमारे दोस्त विजय ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।